वेलकम बैक स्टूडेंट्स, JEE ट्रिपल वन डेज। मैं आपका अपना डीपी सर फिर से एक बार मैं आ गया हूँ आपके सामने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बातें करने, गॉस लॉ की बातें कर रहे, इलेक्ट्रिक डाइपोल की बातें करने, डाइपोल में टॉर्क की बातें करने और एक्सटर्नल फील्ड में टॉर्क कितना है इसकी बातें करने, डाइपोल के एक्सिस पे कितनी फील्ड, डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कितनी फील्ड एंड पोटेंशियल ऑल्सो। तो ये पूरी बातें हम लोग 2 से 3 लेक्चर में कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू, और मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो लेट्स स्टार्ट। आज की टॉपिक है हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेस लॉ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की शुरुआत कैसे होती है। ज़रूरी है उस स्टार्टिंग को समझने की। जब तक हम उस स्टार्टिंग पॉइंट को नहीं समझेंगे तब तक हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की पूरी फील नहीं आएगी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बातें करने से पहले हमें जानना पड़ेगा एक बार और इलेक्ट्रिक फील्ड की पूरी प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, कैसे हैं, इनकी पूरी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम एक बार और देखते हैं। तो दिस इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने पढ़ा दिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कोई भी एक चार्ज रखा गया है, उस चार्ज के सराउंडिंग एरिया में कुछ है, उस कुछ है को फील कौन करता है? एक टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज मतलब जिसकी मैग्नीट्यूड ये बोले कि लिमिट डेल्टा लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो, यानी ऑलमोस्ट जीरो नहीं हो, जीरो को टेंड कर रहा हो, वैसा मैग्नीट्यूड का चार्ज अगर हम ले आए और वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करे उस फोर्स को बोलेंगे फील्ड लाइंस। तो ये फील्ड कैसी होती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये हमें याद रहना चाहिए पूरी प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, and terminate at negative charge. ये पहली पॉइंट होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर मेक अ क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर मेक अ क्लोज लूप। क्लोज लूप कभी भी ये क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। तीसरा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स, ऐसा नहीं लिख सकते, इसको ऐसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व पे, इफ वी ड्रॉ अ टेंजेंट on electric field lines, it gives the direction of electric field and electric force both, ये दोनों की डायरेक्शन देती है अगर हमने उस पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो। फोर्थ पॉइंट, two field lines never intersect. Fifth point, electric field lines directly proportional to magnitude of charge. मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है
वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ज़्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज़्यादा फील्ड ऑफ लाइंस होंगी। तो ये तो बहुत बेसिक चीज़ है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। क्यों बताता हूँ मैं आगे, काम आने वाला इसका, बट ये प्रॉपर्टीज हमें बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसमें अगला टर्म है एरिया। एरिया, अब एरिया का मतलब क्या होता है भाई? सिंपल है। एरिया में दो तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। एक 2D ऑब्जेक्ट और एक 3D ऑब्जेक्ट। 3D ऑब्जेक्ट, 3D ऑब्जेक्ट का मतलब है दिस इज द क्लोज्ड सरफेस। ये बंद है, क्लोज्ड सरफेस। 2D मतलब वो तो ओपन रहेंगी 2D सरफेस। तो 2D और 3D दोनों में हमें एरिया डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हमें ये जानकारी रखनी पड़ेगी, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये याद रखना है, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है भाई। SI यूनिट सबको पता है कितना है इसकी? मीटर स्क्वायर। दिस इज मीटर स्क्वायर। तो एरिया आपकी हो गई 2D और 3D दोनों ऑब्जेक्ट के लिए। 2D मतलब उसको ओपन सरफेस बोल सकते हैं, अगर इसको क्लोज बोला तो दिस इज कॉल्ड ओपन सरफेस। अब कैसे हमें एरिया वेक्टर लिखना है? तो जैसे मान लो एक रेक्टेंगल है, ये साइड 2 है और ये 3 है, तो इसकी एरिया वेक्टर क्या लिख सकते हैं? 2 × 3 6 मीटर स्क्वायर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया। मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया 6 मीटर स्क्वायर। अब आते हैं एरिया को, मैंने वेक्टर बोला, और वेक्टर बोलने के साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मुझे डिफाइन करनी पड़ेगी। मैंने मैग्नीट्यूड लिखा एज इट इज़, मैग्नीट्यूड वही है जो जनरल हम L/B करते हैं, 6 मीटर स्क्वायर। डायरेक्शन की बात करें तो जिस प्लेन में रहेगा उस प्लेन के नॉर्मल, 2D के लिए, फॉर 2D ऑब्जेक्ट द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज नॉर्मल टू द प्लेन। तो डायरेक्शन क्या होगा इसका? डायरेक्शन विल नॉर्मल टू द प्लेन। नॉर्मल टू द प्लेन, ये है आपका फॉर 2D ऑब्जेक्ट के लिए डायरेक्शन हमेशा नॉर्मल टू द प्लेन। लिखना कैसे है? तो ये एरिया है, इसको लिखना है L क्रॉस B। B क्रॉस L भी लिख सकते हैं। तो अगर L क्रॉस B बोले तो इसका डायरेक्शन क्या जा सकता है? K कैप। कोई कहे कि क्या ऐसा भी लिख सकते हैं B क्रॉस L, तो इसका जाएगा डायरेक्शन आपका -K कैप। यानी इसकी डायरेक्शन हम बाहर भी ले सकते हैं और अंदर भी ले सकते हैं, दोनों तरफ ले सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं करनी है। जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट ऐसे बना दिया, इसका एरिया वेक्टर हम ऊपर भी ले सकते हैं और नीचे भी ले सकते हैं। ऊपर को तो J कैप लिखना पड़ेगा, तो इसको मैं J कैप लिख दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मैंने उस हिसाब से लिखा ना, एक्सिस मैंने ऐसे माने हैं। ध्यान दो इधर, ये एक्सिस ऐसे माना गया, दिस इज I कैप, दिस इज J कैप, और ये रहा आपका K कैप। तो बाहर वाले को K कैप, अंदर वाले को -K कैप, तो ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं J कैप एंड दिस इज -J कैप। तो इसका एरिया हम दोनों तरफ से लिख सकते हैं। मतलब एरिया हमें ये देखना है कि 2D के लिए बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको समझा रहा हूँ। 2D और 3D दोनों तरह के ऑब्जेक्ट पॉसिबल्स हैं, एरिया दोनों में आ सकते हैं। गॉस लॉ या इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो दोनों ही सरफेस के लिए डिफाइन हो सकते हैं कि इस पे 2D अगर है तो कितना एरिया वेक्टर, और 3D यानी क्लोज सरफेस है तो कितना एरिया वेक्टर, और किधर। तो एरिया वेक्टर का सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड में हमें परेशानी नहीं है, मैग्नीट्यूड तो सिंपल है, फार्मूलाज बेस्ड है। डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी, तो डायरेक्शन के लिए हम क्या कहेंगे कि जो 2D हैं तो 2D में एरिया वेक्टर उनके प्लेन के नॉर्मल लेना है, प्लेन के नॉर्मल, प्लेन के नॉर्मल यानी XY प्लेन में है तो Z एक्सिस में जाएगा, ZX में है तो Y में जाएगा, और YZ में है तो X में आएगा। तो ये रहा आपका 2D के लिए। 3D के लिए मैं देखता हूँ अभी। फॉर 3D ऑब्जेक्ट के लिए देखो माय डियर स्टूडेंट, 3D ऑब्जेक्ट एरिया वेक्टर
इसके लिए हमें क्या सोचना है, इसके लिए हमें ये देखना है कि फॉर 3D एरिया वेक्टर विल ऑलवेज नॉर्मली आउटवर्ड मतलब हमेशा बाहर की तरफ, यहां अंदर नहीं हो सकता पॉसिबल। 3D वेक्टर में 3D ऑब्जेक्ट में एरिया वेक्टर विल ऑलवेज नॉर्मली आउटवर्ड टू द गिवन क्लोज सरफेस, जैसे कोई ऑब्जेक्ट, ये मान लो स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, दिस इज सॉलिड स्फीयर, क्लोज है चारों तरफ से, तो इसका एरिया वेक्टर किधर, इधर, यहाँ पे एरिया वेक्टर इधर, यहाँ पे एरिया वेक्टर कुछ इधर, यहाँ पे एरिया वेक्टर कुछ इधर, मतलब ये नॉर्मली आउटवर्ड इस सरफेस से हमेशा बाहर की तरफ। या मान लो अगर क्यूब है, ये आपका क्यूब भी आ सकता है, सवाल क्यूब पे ही ज़्यादातर बेस्ड हैं जेईई मेन में भी, और कुछ क्वेश्चंस इस पे भी आए हैं, तो हमें दोनों कॉन्सेप्ट को ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें जो एरिया वेक्टर है आपका, इसमें एरिया नॉर्मली, जैसे ये सरफेस है ABCD EFGH, तो इससे एरिया वेक्टर इधर, इस सरफेस एरिया वेक्टर नॉर्मली आउटवर्ड, इस सरफेस एरिया वेक्टर नॉर्मली, इससे भी नॉर्मली, इस बाहर वाले से बाहर के तरफ और अंदर वाले से अंदर, मतलब हमेशा एरिया नॉर्मली आउटवर्ड रहेगा। 3D यानी क्लोज सरफेस की बात चल रही है। 2D नॉर्मली प्लेन के नॉर्मल, और 3D के लिए नॉर्मली आउटवर्ड फॉर एनी टाइप ऑफ 3D फिगर्स। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 2D और 3D दोनों का मैंने एरिया आपको बता दिया। नेक्स्ट, अब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, अब डिफाइन करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगला नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देखते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है एनर्जी। अच्छा, एक चीज़ और मुझे प्रॉपर्टीज़ में यहाँ लिखना था, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, जो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर एनर्जेटिक लाइंस। ये एनर्जी होती है इसमें, मतलब एनर्जी की बात करेंगे। तो फ्लक्स क्या है, सबसे पहले ये देखें, एनर्जी फ्लो थ्रू द गिवन सरफेस, एनर्जी क्रॉस थ्रू द गिवन सरफेस, ये फ्लक्स है। अगर कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय द फ्लक्स, फ्लक्स का मतलब होता है कि कोई एक सरफेस है, उससे एनर्जी पास कर रही है, वो फ्लक्स बनेगा भाई। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना फ्लूइड में वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, यानी कहीं ना कहीं फ्लूइड वहां से पास कर रही है, तभी ऐसा वर्ड आया इफ्लक्स। यानी कहीं भी अगर एनर्जी पास कर रही है, एनर्जी किसी सरफेस को क्रॉस कर रही है, एनर्जी किसी सरफेस को लिंक कर रही है, एनर्जी किसी सरफेस को ज्वाइन कर रही है, तो हम बोलते हैं कि वहाँ फ्लक्स प्रोड्यूस्ड हो रहा है। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, तो व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस थ्रू द सरफेस नॉर्मली टू इट, मतलब व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्योंकि इसको एनर्जेटिक होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस थ्रू द सरफेस, क्रॉस थ्रू द सरफेस, then it is called electric flux. इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है हमारी। इट इज डिनोटेड बाई फाई
ये फाई से डिनोट करते हैं। इट इज स्केलर क्वांटिटी, ये सब हमें पता होना चाहिए। स्केलर क्वांटिटी, इट्स एसआई यूनिट, इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि फ्लक्स जो बनता है ये दो चीजों से मिलके बन रहा है। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा एरिया। तो इसकी यूनिट कितनी होती है? इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, यहाँ कूलम भी लगेगा, और इसकी होती है मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर आपका कूलम हो जाएगा। चूँकि इसकी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूटन पर कूलम, तो और इसकी मीटर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है अभी देखते हैं ये होता है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब ये बताओ, दो वेक्टर के मिलने से एक क्वांटिटी स्केलर बन रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। एरिया कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं। इन दोनों से जो रिजल्ट बन रहा है वो रिजल्ट कितना बन रहा है? स्केलर। यानी इन दोनों के बीच कुछ कुछ हुआ है, वो जो कुछ कुछ हुआ है वो क्या है? दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट हुआ है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड ई ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड वेक्टर ए। ये है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस थ्रू द सरफेस इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी कोई फील्ड लाइंस हैं जो किसी सरफेस को क्रॉस कर रही है। यानी कैसे? जैसे मान लो ये कोई एक सरफेस है, ये आपकी फील्ड लाइंस है, और ये आपकी एरिया वेक्टर भी इधर ही है। तो यहाँ दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? ये 0 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे फ्लक्स क्या बनेगा? डेट इज ई ए कॉस 0 डिग्री, डेट इज कॉल्ड ई ए, और ये 0 cos 0 1 होती है। दिस इज मैक्सिमम फ्लक्स। इस सबसे ज़्यादा फ्लक्स बनता है ई डॉट ए। दूसरा, अगर मान लो कोई सरफेस ऐसे भी हो सकती है, ध्यान देना है, सरफेस हमारे में कैसे भी आ सकता है। ये कोई ऐसे थीटा एंगल पे है, फील्ड लाइंस इधर जा रही है आपकी, और ये एरिया वेक्टर किधर होगा? फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, मान लो ऐसे है। अब एरिया वेक्टर क्या होगा? तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर, चूंकि ये 2D है तो 2D के बारे में भी मैंने क्या पढ़ाया? जो भी सरफेस है उसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होना चाहिए। तो ये रहा आपका एरिया वेक्टर, कुछ ऐसे रहेगा। दोनों का अगर मैं फ्रंट व्यू ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरह से होगा। ये आपका सरफेस है, इसका ये एंगल आपका थीटा है, एक मिनट, ये आपका एंगल थीटा है, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे जा रही है, और ये जा रहा है ऐसे। ये है आपका एरिया। तो हमें निकालना है, इसमें फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स क्या होगा? ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, तो ये कितना? 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ई डॉट ए, और फाई बराबर लिखेंगे ई ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ई एंड ए। थीटा इज एंगल बिटवीन ई एंड ए। ये ई और ए के बीच का क्या रहेगा? हमारा थीटा रहेगा ये। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चन कुछ मैं कर लूँ इस पे पहले, फिर जेई में कैसे सवाल पूछेगा उसको भी देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है कि मान लो ये पूरा सरफेस है, ये क्लोज सरफेस है, सर्कल है, दिस इज द सर्कल, रेडियस है इसकी r, ध्यान देना इधर रेडियस r है, और इससे जो फील्ड लाइंस जा रहे हैं वो फील्ड लाइंस ऐसे जा रहे हैं, ऐसे। ये एंगल बना थीटा।
तो अब ये बताओ, ये जो सरफेस है ये है एक्स वाई प्लेन में, ये सर्कल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अभी आपकी यूनिफॉर्म है, ये दिया रहेगा यूनिफॉर्म है, मतलब एक जैसे जा रहे हैं, उनकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, ई डॉट ए, चूंकि इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इसका एरिया वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस होगा, एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर एंड एरिया वेक्टर विल बी नॉर्मल टू सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस, ये सरफेस के क्या होगा, आपको नॉर्मली होगा, इस सरफेस के नॉर्मली, तो थीटा जो बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री, हेंस फ्लक्स बराबर 0। फ्लक्स कितना है आपका यहाँ पे, 0 हो जा रहा है, देख सकते हो, ये एक अच्छा सवाल है ये। नेक्स्ट एक और देखते हैं इसी पे बेस्ड। मान लो इसी सरफेस को मैंने ऐसे कर दिया, ये आर है, ये कई बार सवाल आ भी चुके हैं जेई में, और एरिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे जा रहा है, ऐसे, ये एंगल मान लेते हैं 53 डिग्री। तो अब इसका एरिया वेक्टर किधर जाएगा, तो इसका एरिया वेक्टर जाएगा ऊपर, रेडियस आर है, फाइंड फ्लक्स थ्रू इट, थ्रू इट, तो फ्लक्स की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, ई डॉट ए, इसका मतलब है ई डॉट ए मतलब ई ए कॉस थीटा, और थीटा जो है ई और ए के बीच एंगल है, तो ये तो आपकी ई है, ध्यान रहे ई यहाँ भी यूनिफॉर्म ही है, यूनिफॉर्म है ये, तो ई यूनिफॉर्म है, तो यहाँ क्या रखेंगे, फाई बराबर ई ए कॉस 37 डिग्री होगा, ये होगा कितना, ये एंगल विल बी, दिस एंगल विल बी 37 डिग्री, सो कॉस 37 डिग्री, तो फ्लक्स की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है, ई ए इंटू 4/5, तो दिस विल बी 4EA/5। फिर से मैं एक बार रिपीट करा दूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब एनर्जी का फ्लो थ्रू द सरफेस। कोई भी एनर्जी अगर किसी सरफेस से फ्लो कर रही है तो उसमें सबसे बड़ा क्या है, वो बन कैसे रहा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के वेक्टर से, एरिया वेक्टर के मिलने से बन रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया वेक्टर भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसमें 2D भी सरफेस पॉसिबल है और 3D सरफेस भी पॉसिबल्स हैं। 2D सरफेस के लिए एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है हमेशा उसके नॉर्मल, याद बस क्वेश्चन जेईई मेन में यहीं पे पुटअप करेगा, कभी 2D रखेगा कभी 3D रखेगा। अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं। एक से क्वेश्चंस भी हैं इस पे, जितने जेईई PYQs हैं लगभग सारे कवरेज मैंने किया है इसमें। तो एरिया वेक्टर का मतलब क्या है, डायरेक्शन ही मेन है, और डायरेक्शन 2D के लिए और 3D के लिए दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सोच में थोड़ा सा अलग है। सोचना क्या है कि अगर सिर्फ 2D प्लेन्स हैं, 2D है, तो उसमें जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन आपकी प्लेन के परपेंडिकुलर होगी 2D में, जबकि 3D में एरिया वेक्टर का डायरेक्शन नॉर्मली आउटवर्ड, नॉर्मली आउटवर्ड ये है। एक और क्वेश्चंस अगर हम देखें इधर, थोड़ा सा ध्यान देना सभी लोग, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और ये ए है और ये इसकी लेंथ बी है, और एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो जा रही हैं
वो कुछ इस तरह से जा रही है, ये भी यूनिफॉर्म ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ई है एंड ई इज़ यूनिफॉर्म। ये भी क्या है आपका, ये यूनिफॉर्म है बिल्कुल। तो फ्लक्स की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, ई डॉट ए। एरिया की बात करें तो यहाँ कितना होगा, ए बी, और बाहर की तरफ ले तो के कैप, अंदर की तरफ ले तो माइनस के कैप। तो एरिया जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स वाई प्लेन में ही है, तो आपको लिखना पड़ेगा इट इज़ इन एक्स वाई प्लेन। ये कहाँ है आपका, एक्स वाई प्लेन में ही है। तो एक्स वाई प्लेन में, और ये क्या एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो एरिया इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन। ये कहाँ है, एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर। सो फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई ए कॉस 90 डिग्री एंड द फ्लक्स बिकम्स 0। हमें इसका भी ध्यान रखना है। तो ये देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, एक बार इनको देख लो। बाकी हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस और लेके आए हैं, उनको देखते हैं आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम अपने 1 के साथ, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। और पॉइंट चार्ज जितना पढ़ाया गया बस इसी से रिलेटेड अभी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सिर्फ इससे रिलेटेड, एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है। दिमाग खोल के बैठो और देखो इधर। कह रहा इफ अ पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर। सबसे पहले स्क्वायर बनाओ। स्क्वायर बनाते हैं हम लोग। शेप में आते हैं, एक स्क्वायर बनाता हूं मैं यहाँ पे। हाँ, ये रहा आपका स्क्वायर। देखो ध्यान से इधर, ये रेक्टेंगल कहाँ बन गया, हाँ स्क्वायर है ये, ठीक है। इस स्क्वायर में कह रहा है इसकी लेंथ जो भी है, इसकी लेंथ आप ए बी सी डी कुछ भी मान लें। तो पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए। अच्छा, साइड ए दिया गया है, तो इसकी साइड ए है। यहाँ पे एक क्यू रखा गया है, ध्यान से देखना है माय डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी अच्छा आएगा आपके दिमाग में एक चीज़, बहुत ज़्यादा पिक्चर, अच्छा पिक्चर बनेगा। तो सबसे पहले ये पॉइंट क्यू चार्ज क्या करेगा सर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। और अगर एक पॉइंट चार्ज कहीं भी रखा गया है तो ये अपने चारों तरफ फील्ड प्रोड्यूस करेगा, चारों तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड हर जगह, मतलब एट अ पर्टिकुलर डायरेक्शन पे तो फिक्स ही होगी, बट डायरेक्शन अलग अलग होगा। और इट विल प्रोड्यूस 3D, इट विल प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड्स चारों तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड ओवरऑल इन 3D। तो ये 3D में चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। यानी ये इधर भी करेगा, ये इधर भी करेगा। क्वेश्चन के साथ ज़्यादा जुड़ो, ये ज़्यादा जरूरी है। कॉन्सेप्ट तो बार फिर भी आते हैं थोड़े बहुत, मैंने क्वेश्चन से जुड़ना। एक क्वेश्चन बहुत कॉन्सेप्ट लेके आता है भाई, इस पे ज़्यादा फोकस करो। ये इधर गई, ध्यान दो, मैंने पहले ही आके बोला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिर्फ वही लाइंस बनाएंगी जो लाइंस आके सरफेस से मिलेंगी। अगर सरफेस से मिलान ही नहीं हुआ, सरफेस से जुड़ना ही नहीं हुआ, सरफेस से मिलना ही नहीं है, तो फ्लक्स भी नहीं है भाई। फ्लक्स वही प्रोड्यूस करेगी जो मिलेगी, जो मिलना ही नहीं चाहती वो कैसे फ्लक्स प्रोड्यूस करेगी भाई। ये देखो, ये इस सरफेस से नहीं मिल रही हैं, ये सारी लाइंस फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं। यानी इस पॉइंट चार्ज से कुछ ही फ्लक्स यहाँ से पास करेंगी, लाइंस पास करेंगी, जो कुछ इस तरह से होंगी। ये वाली लाइंस होंगी, हाँ सर ये लाइंस बिल्कुल इससे पास कर रही हैं, आ रही हैं, तो कुछ इसका कुछ ही पार्ट फ्लक्स प्रोड्यूस कर सकता है। यानी ये पूरा चार्ज फ्लक्स यहाँ प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। अच्छा जी, तो ये तो हो गई, दीज आर द फील्ड लाइंस जो कि ज्वाइन कर रही हैं।
फील्ड लाइंस ज्वाइन कर रही हैं। तो जो फील्ड लाइंस यहाँ ज्वाइन करने आ गई हैं उस पे फ्लक्स कितना लिखेंगे हम लोग? सर फॉर्मूला तो पक्का है आपका, ई डॉट ए कॉस थीटा, यही फ्लक्स है। अब ये तो ई हो गई आपकी, ये ई हो गई, ए कहाँ है? तो इसका ए ऊपर में होगा या नीचे में होगा? दिस इज एरिया वेक्टर। तो ए कितना है? ए है आपका ए स्क्वायर, सो दिस इज ए स्क्वायर कॉस 90 एंड दिस बिकम्स 0। ये कितना फ्लक्स बना दिया? 0। तो इसका आंसर क्या है सर? 0 फ्लक्स बना। फिर से इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्यों 0 फ्लक्स हुआ इसमें? क्योंकि लाइंस तो आ रही हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि लाइंस इसके ऊपर से निकल जा रही हैं, और चूंकि एरिया वेक्टर और लाइंस के बीच का एंगल भी कितना है? 90 डिग्री, यानी ओवरऑल ये एक सरफेस है और फील्ड मतलब फील्ड ऐसे निकल जा रही है, ऐसे 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 निकल रही हैं। तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर किधर है? ऊपर में है, फील्ड इधर चली गई, एंगल 90 एंड बिकम्स 0। हाँ, अब इसे फ्लक्स अगर बनवाना होगा तो आगे गॉस लॉ भी पढ़ेंगे, तो इसमें चारों तरफ से इसको कैप्चर करना पड़ेगा, वो हिसाब यहाँ लगेगा नहीं फिलहाल। यहाँ तो अभी पॉसिबिलिटी नहीं हो पा रही है। तो ये आपके हो गए। ये सवाल आपके लिए एक अच्छा सवाल हो सकता है। ये देखिए, इसमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। फाइंड आउट द फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस आर इफ इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। बार बार देखो, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वर्ड यूज कर रहा है ये। तो कर्व सरफेस का मतलब समझते हो क्या है भाई? इसमें देखते हैं हम लोग एरिया ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ लेते हैं, चूंकि ये 3D है तो एरिया ऑफ प्रोजेक्शन लेना है हमें। ध्यान से सोचना है यहाँ पे, जब भी 3D कोई पिक्चर आ जाए, कोन आ जाए, हेमिस्फीयर आ जाए, तो इसमें हमें ध्यान रखना है एरिया ऑफ प्रोजेक्शन वर्ड यूज करना पड़ेगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस के बाहर से आ रही हैं और फिर बाहर से आके इधर निकल भी रही हैं, यानी सर मिलना तो तय है, मिलना तो हो रहा है। तो हम फ्लक्स कैसे डिफाइन करें इसमें? तो फ्लक्स देखते हैं भाई। एरिया, पहले तो ये हेमिस्फीयर हम यहाँ बना ले एक बार। शेप्स में हेमिस्फीयर, ये देखते हैं, ये ऐसे नहीं बन पाएगा। चलो इसी को देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ये देखो, ध्यान से देखना। वो जैसे हुआ, मैं बस उस फिगर को पलट दिया हूँ और फील्ड लाइंस आ रही हैं यहाँ पे। ये आपकी फील्ड लाइंस आ रही हैं, ध्यान से देखना फिगर में। ये फील्ड लाइंस आपकी दिजर डायरेक्शन में दे दे रहा हूँ, ऐसे ही आ रही हैं। बस मैंने सिर्फ फिगर को पलटा, बाकी कुछ भी नहीं किया है। ये रेडियस इसकी आर है, ठीक है। अब देखो, जब फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं तो कैसा सरफेस मिल रहा है? एक फ्लैट सरफेस मिल रहा है। एंटर के वक्त देखो, निकलने वक्त मिल रहा है एक कर्व सरफेस। बस सिर्फ ये दिमाग का थोड़ा बहुत खेल है, बाकी सवाल में कोई दम नहीं होते हैं इसमें। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए भाई। फ्लैट में घुसी और कर्व से निकल गई, ये फ्लैट सरफेस हो गई। तुमको मैंने पहले ही बताया था कि ये जो कर्व है हेमिस्फीयर, ये 3D में आएगा, 2D में तो आएगा नहीं। और 3D का एरिया वेक्टर मैंने आपको बता दिया, नॉर्मली आउटवर्ड। जिस प्लेन की बात करेंगे उस प्लेन के आउटवर्ड। जैसे क्यूब की मैंने बात की थी, तो क्यूब में 6 प्लेन है, 6 का एरिया वेक्टर सबका अलग अलग है, तो उस प्लेन के बस आउटवर्ड सोचना है। तो अगर मैं फ्लैट सरफेस देखूं तो फ्लैट मुझे ऐसा दिख रहा है, देखना इधर, सिर्फ फ्लैट को दिख रहा हूं मैं। तो फ्लैट सरफेस मेरा कुछ ऐसे दिख रहा है। चलो कोई नहीं, यहां देखते हैं इसको, मैं बना रहा हूं इसको। फ्लैट सरफेस मेरा ऐसे दिख रहा है। सर इसमें फील्ड लाइंस आ रही हैं, अरे बिल्कुल आ रही हैं।
सर फ्लक्स बनेगा, गारंटीड बनेगा। अगर मिलना है तो फ्लक्स बनेगा, मिलना है तो फ्लक्स हो सकता है, मिलना ही नहीं हुआ तो फ्लक्स नहीं हो सकता है। हाँ, अब मिलने के बाद फिर एंगल पे भी देखते हैं कि एंगल में क्या हुआ। यहां तो दिख रहा है सर अंदर जा रही, हाँ मिलना तो है सर, और जब मिलना बिल्कुल निश्चित है तो फ्लक्स भी निश्चित है। मेरी एक ही वर्ड काफी है, मिलना निश्चित है तो फ्लक्स भी निश्चित है, फ्लक्स बनेगा, और कहीं भी मिलना हुआ तो फ्लक्स आएगा। ये फील्ड लाइंस है। ये 3D सरफेस है सर, इसका एरिया वेक्टर नीचे आएगा, बिल्कुल नीचे आएगा इसका एरिया वेक्टर, भाई कोई डाउट ही नहीं है इस पे। ये जो सरफेस है इसका प्रोजेक्शन देखे तो एक सर्कल जैसा बन रहा है, तो इसका एरिया वेक्टर किधर आएगा, ये एरिया इधर आएगा, और यहाँ पे फ्लक्स जो बनेगा फाई फ्लैट कितना बनेगा, ई यूनिफॉर्म ई है इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा यहाँ कितना है 180 डिग्री है, तो ये कॉस 180 डिग्री बनेगा। तो यहाँ से फाई जो फ्लैट बनेगा, फ्लैट ये कितना बन गया माइनस ई पाई आर स्क्वायर। जबकि हमसे ये नहीं पूछा गया, हमसे तो कर्व के बारे में पूछा गया, लेकिन मैंने फाई फ्लैट भी समझाया कि कैसे हम पूरे 3D वेक्टर में 3D पिक्चर्स में कैसे फ्लक्स को निकालते हैं। तो ये बेहतरीन आपके लिए तरीका है, एक अच्छा तरीका है, बन गया ये। लेकिन हमें कर्व का निकालना है, अगले स्लाइड पे मैं कर्व की बात कर रहा हूँ। कर्व देखिए आप, ऐसा है आपका, इसकी ऐसे ज़रूरत तो है नहीं, कर्व मैं बना रहा हूं यहाँ पे। जो आपका कर्व सरफेस है वो कुछ ऐसा है, सिर्फ कर्व को देखो, इससे फील्ड लाइंस आ रही हैं, इससे फील्ड लाइंस निकल रही, मतलब सब निकल रही हैं, ये निकल रही हैं। ये जो यहाँ प्रोजेक्शन ड्रॉ कर रही हैं, ये कैसा ड्रॉ कर रही हैं, ये एक सर्कल का, इसका जो प्रोजेक्शन लोगे तो कैसा दिखेगा, इट्स प्रोजेक्शन विल अपीयर एज सर्कल। अब ये सर्कल ऐसा होगा, इस पे फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, बिल्कुल जा रही हैं, और इसका एरिया वेक्टर भी ऊपर होगा। तो फाई जो कर्व है आपका, कर्व सरफेस, इसका हो जाएगा ई पाई आर स्क्वायर कॉस 0 डिग्री, यानी इसका आ जाएगा ई पाई आर स्क्वायर। यानी एक में फ्लक्स हो रहा है माइनस ई पाई आर स्क्वायर फ्लैट सरफेस में, कर्व सरफेस में हो रहा है ई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पिक्चर है 3D है, फील्ड लाइंस आ रही हैं और फिर निकल रही हैं, यानी टिक नहीं रही हैं। तो अगर कोई इसमें पूछे नेट फ्लक्स कितना होगा, नेट फ्लक्स मतलब दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी। माय डियर स्टूडेंट, इसको अच्छे से समझो। और जब ये स्केलर क्वांटिटी है नेट, तो हम सीधे सीधे जोड़ते हैं φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस डॉट डॉट डॉट। यहाँ फिर फाइनेट ही है, फाइनेट कितना है, एक ई पाई आर स्क्वायर माइनस में है और एक ई पाई आर स्क्वायर प्लस में है। तो यहाँ पे नेट फ्लक्स कितना है, 0 है। फ्लक्स है, कर्व से भी है, फ्लैट से भी है, बट नेट फ्लक्स क्या है, 0। यानी कहीं भी अगर कोई फील्ड लाइंस आ रही हैं और वो निकल रही हैं, तो वहाँ फील्ड लाइंस अगर नहीं टिक रही हैं तो नेट फ्लक्स 0 होगा। फ्लक्स 0 नहीं बोल रहा हूँ मैं, नेट फ्लक्स हमेशा 0 होगा। यानी कोई भी 3D पिक्चर हो, उस पिक्चर में अगर फील्ड लाइंस आके निकल जा रही हैं, गारंटीड वहाँ लिखो नेट फ्लक्स विल बी 0। तो आपके सामने एक अच्छा सवाल था ये, और इसके आगे भी देखते हैं हम लोग। एक और अच्छा सवाल है ये, इन द कोन लाइज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कोन। अब ये कोन है, फिर से ये 3D है, पिक्चर। इसका सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, 2D प्रोजेक्शन बनाएंगे। इट्स प्रोजेक्शन विल बी 2D। कोन इज 3D पिक्चर, कोन 3D पिक्चर है
its projection will be ट्रायंगल लाइक ट्रायंगल रहेगा। ये ट्रायंगल का बेस कितना है, ये पूरा बेस आपका 2r है, और फील्ड लाइंस और ये कितनी है, इसकी हाइट है। तो इससे जो फ्लक्स बनेंगी वो फ्लक्स कितना बनेगा, ई एरिया कितना हो रहा है इसका जो एरिया होगा वो किधर होगा, कोन का एरिया भी इसी के डायरेक्शन में ही होगा। तो यहाँ पे सीधे लिखेंगे ई डॉट ए कॉस 0 डिग्री। तो ई कितना है, ई तो शायद ई ही दिया गया, ई यूनिफॉर्म है। एरिया हो जाएगा हाफ बेस 2 इंटू हाइट। तो जो यहाँ से फ्लक्स निकलेगा वो कितना निकलेगा, ई आर एच, ये आपका फ्लक्स बनेगा इस कोन से। तो इस लाइज यूनिफॉर्म डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग द कोन। एंटरिंग द कोन कितना, ई आर एच। फिर लिमिट द कोन भी कितना, ई आर एच। नेट कितना, नेट इसका कितना, चूंकि इसका एरिया वेक्टर किधर आएगा, पीछे के तरफ। तो अगर एंटरिंग में आ रहा है ई आर एच, तो आउटगोइंग में कितना, माइनस ई आर एच। नेट फ्लक्स अभी भी कितना, 0। यानी नेट अभी भी इसमें क्या रहेगा, फ्लक्स 0 ही रहेगा। कोई नेट फ्लक्स की बात करे तो 0। यहाँ सिर्फ एंटरिंग का पूछा है तो सिर्फ एंटरिंग का ई आर एच। कोई पूछे कितना निकलेगी ई आर एच, नेट फ्लक्स कितना, 0। ये एक अच्छा सवाल है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए आई कैप प्लस बी जे कैप इंटरसेक्ट सरफेस ऑफ एरिया ए, व्हाट इज द फ्लक्स। अच्छा ठीक है, पहले ये देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। ए आई कैप प्लस बी जे कैप इंटरसेक्ट अ सरफेस ऑफ एरिया ए। अच्छा, सरफेस ऑफ एरिया कितना है, सरफेस ऑफ एरिया ए है। व्हाट इज द, अच्छा व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस एरिया इफ द सरफेस लाइन इज वाई जेड प्लेन। इफ सरफेस, पहला सवाल मैं बना रहा हूं यहाँ ए, इफ सरफेस लाइज इन वाई जेड प्लेन, अगर वाई जेड प्लेन में है सरफेस तो हम ये कह सकते हैं इट्स डायरेक्शन विल बी, इट्स डायरेक्शन विल बी, मतलब इट्स एरिया डायरेक्शन विल बी, इट्स एरिया वेक्टर डायरेक्शन विल बी इन एक्स एक्सिस, डेट इज आई कैप। तो हम लिख सकते हैं एरिया को, क्या लिख सकते हैं, ए आई कैप। तो ए आई कैप में अब आपका क्या बन जाएगा, फ्लक्स कितना बनेगा, ई डॉट ए फाई। ई कितना है आपका, तो आप ई तो आपका कितना है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप डॉट ए आई कैप। आई का आई के साथ डॉट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, दिस इज ए, न्यूटन कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। देख लीजिए ये तो ए और एन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका दूसरा और तीसरा पार्ट हम लोग करके फिर उसके बाद नए लेक्चर में हम लोग शेड्यूल स्टार्ट करेंगे कल। तो ये बस एक देख लेते हैं, पार्ट बी और पार्ट सी लगातार देख ले। अच्छा सवाल है, चूंकि उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट आपके खत्म हो जा रहे हैं आज। तो इन द एक्सजेड प्लेन, इन द एक्सजेड प्लेन, इसमें डायरेक्शन कहाँ जाएगा, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर area vector will be direction of area vector will be in y direction, that is j cap।
चूंकि नॉर्मली आउटवर्ड, प्लेन के नॉर्मली आउटवर्ड, तो अगर एक्सजेड प्लेन में है तो एक्सजेड प्लेन का नॉर्मली आउटवर्ड क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस जे कैप, तो ये है आपका। तो यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ लिख लो फ्लक्स, पहला है वाई जेड और ये है एक्स जेड, ये वाई जेड लिख लेते हैं, दिस इज द वाई जेड। यहाँ लिख लेते हैं फ्लक्स एक्स जेड। तो फ्लक्स एक्स जेड अगर हम करें ई डॉट ए कितना आपका, ए आई कैप प्लस बी जे कैप डॉट एरिया वेक्टर इसका कितना हो जाएगा, ए जे कैप, ए जे कैप, तो आई का डॉट जे के साथ 0, ये हो जाएगा ए बी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट इसका पार्ट सी भी है, तो पार्ट सी को अलग पे करते हैं। ये क्या है, एक्स वाई प्लेन, तो पार्ट सी है इन एक्स वाई प्लेन। तो हम लोग इसमें देखते हैं फ्लक्स क्या लिख सकते हैं, ई डॉट ए, फ्लक्स कितना होगा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप डॉट एक्स वाई प्लेन में, मतलब आपका डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर विल बी along के कैप, चूंकि एक्स वाई के परपेंडिकुलर क्या के कैप, तो ये रखेंगे हम अपना ए के कैप। तो फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 0, यानी इसका आंसर क्या होगा, फाई कौन सा है, फाई एक्स वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 0। तो ये आप देख सकते हैं। अब इसको भी कर ले, चूंकि ये बी से रिलेटेड ही है। इसमें देखो फ्लक्स ही पूछ रहा होगा, तो फ्लक्स इसमें कितना हो जाएगा, एरिया वेक्टर नीचे है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है आपका, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसका एरिया वेक्टर किधर आ रहा है, नीचे आ रहा है इधर एरिया वेक्टर, एन कैप दिया भी है, दिस इज एरिया वेक्टर। तो इसमें आपका फ्लक्स कितना आ रहा है, यहाँ पे ये एंगल है 90 डिग्री, तो इस केस में आपका फ्लक्स कितना आ रहा है, 0, ई डॉट ए कॉस 90 डिग्री, तो इसमें आ रहा है आपका 0, चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस कर रही है और हमको इस सरफेस के बारे में पूछ रहा है, तो एरिया, इस सरफेस से एरिया वेक्टर नीचे, फ्लक्स फील्ड ऐसे जा रही हैं, नो फ्लक्स, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक ही नहीं कर पा रही हैं। इसमें देखते हैं अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर ऐसे जा रही हैं ऊपर में, तो अभी मैंने पढ़ाया इस सरफेस से पूछ रहा है, तो फाई ई पाई आर स्क्वायर, ये पूरा। इसमें फ्लक्स अगर हमसे पूछे तो इसमें देखो हर जगह फ्लक्स क्या है, यहाँ ई डॉट ए अलग है, ई डॉट ए, बट सरफेस सिमेट्रिकली है, और हर जगह फ्लक्स क्या है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए है। तो डी ए अगर हम जोड़े तो ये क्या बन रहा है, ये आपका हेमीस्फीयर। तो इससे जो पूरा अगर फ्लक्स निकलेगा तो ई इंटू इंटीग्रल डी ए, और इंटीग्रल डी ए का आधा, चूँकि पूरे का कितना सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, हाफ का कितना हो जाएगा, ई 2 पाई आर स्क्वायर। यानी फ्लक्स को जनरली हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई डॉट डी ए। पर्टिकुलर लाइन के लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इस डी ए के लिए बाहर कर सकते हैं, और इंटीग्रेट करेंगे तो डी ए, तो कितना आएगा, हाफ टोटल सॉलिड स्फीयर का 4, हाफ का 2 पाई आर स्क्वायर। तो इससे जो फ्लक्स निकल रही है वो फाई इक्वल टू ई 2 पाई आर स्क्वायर। तो सेशन को मैं यहीं पे अभी एंड कर रहा हूँ, फिर हम लोग अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट कल गॉस लॉ और गॉस लॉ से, और जेई मेन में जितने भी PYQs हैं वो सारे PYQs हम लोग डन करेंगे। ओके, बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स माय डियर स्टूडेंट्स।